नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हम आपके लिए वह सच लेकर आते हैं जो बड़े बड़े न्यूज चैनल और गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाता आया है। आज की यह रिपोर्ट उस सनसनीखेज और रणनीतिक खबर पर है जो इस वक्त पूरी दुनिया को हिला रही है। यह खबर सीधे भारत बांग्लादेश सीमा से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक पहुंच चुकी है और इसने नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक भारी हलचल मचा दी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पूरे विस्फोटक मुद्दे की गहराई में उतरें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को देश के किस राज्य, किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमारे इस स्वतंत्र चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप भी यह दिल से मानते हैं कि भारत की सुरक्षा के आगे किसी भी विदेशी ताकत का दबाव कोई मायने नहीं रखता, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर दे दीजिए। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में जो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं वह बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है और सीधे देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी सीमाओं को पूरी तरह महफूज करने के लिए किसी भी वैश्विक दबाव के आगे घुटने टेक देगा? आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र भारत की सुरक्षा से जुड़ी इस बेहद अहम तार फेंसिंग के काम को रोकने के लिए इतनी बेचैन हो उठी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नई दिल्ली ने इस वैश्विक मंच के एक तरफा निर्देशों को मानने से साफ इनकार कर दिया तो फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के खिलाफ कौन सा बड़ा चक्रव्यूह रचा जा सकता है और उस चक्रव्यूह को भारत किस तरह तार तार करेगा? ये केवल एक सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग का मामला नहीं है दोस्तों, ये उस बड़ी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात का हिस्सा है जो दशकों से भारत के चारों तरफ बिछाई जा रही है। यह उन अंतर्राष्ट्रीय खेलों की महागाथा है जो बंद कमरों में खेले जाते हैं, जिनकी भनक आम जनता को नहीं लगने दी जाती और जिन्हें मानवाधिकार और लोकतंत्र के खूबसूरत आवरण में लपेटकर परोसा जाता है। लेकिन आज हम इस पूरी कहानी का वह असली चेहरा आपके सामने लाएंगे जो मुख्य धारा का मीडिया आपसे हमेशा छुपाता आया है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जिस बात का सबसे बड़ा डर था वही आखिरकार हो गया। बांग्लादेश इस सीमा विवाद को लेकर सीधे संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे तक जा पहुंचा। वहां मानवाधिकारों की आड़ में एक ऐसी फरियाद पेश की गई जिसने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का पुराना दोहरा चरित्र एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन इस पूरी साजिश को जरा ध्यान से देखिए। इस वैश्विक संस्था ने ना तो इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर कोई आधिकारिक बैठक बुलाई, ना ही इस पर किसी तरह की निष्पक्ष वोटिंग कराई, बल्कि सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस बेहद अहम तार फेंसिंग के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। बिना किसी ठोस कूटनीतिक प्रक्रिया के, बिना दोनों देशों को विश्वास में लिए सीधे भारत पर एक तरफा दबाव बनाने का यह खेल शुरू हो गया। और इस पूरे खेल के पर्दे के पीछे जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वह है महाशक्ति अमेरिका का। अब आप पूछेंगे कि आखिर अमेरिका को भारत की सीमा सुरक्षा से क्या लेना देना? अमेरिका तो खुद मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाता है, खुद अपनी सरहदों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है। तो फिर जब भारत अपनी पूर्वी सीमा पर कंटीले तार लगाता है तो उसे अचानक मानवाधिकारों की याद क्यों आने लगती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें वैश्विक राजनीति की उस गहरी परत को उघाड़ना होगा जो ऊपर से कभी दिखाई नहीं देती। दोस्तों, अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की बारीकियों पर पैनी नजर रखते हैं तो आपको यह बहुत आसानी से समझ आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही अचानक नहीं होती। हर कदम के पीछे एक बड़ी स्क्रिप्ट पहले से तैयार रखी होती है, हर बयान के पीछे एक एजेंडा होता है और हर तथाकथित मानवाधिकार आंदोलन के पीछे कोई न कोई बड़ा राजनीतिक हित छुपा होता है। जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग का काम तेज किया, वैसे ही कुछ बड़ी पश्चिमी ताकतों के कान खड़े हो गए। ये बात सिर्फ एक देश की सरहद पर कंटीली तार लगाने की नहीं थी, असली बात थी इस पूरे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप पर अपना पुराना दबदबा और प्रभाव बनाए रखने की। कुछ पश्चिमी रणनीतिकार और विश्लेषक ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर भारत ने अपने इस संवेदनशील पूर्वी हिस्से को पूरी तरह सील और सुरक्षित कर लिया तो इस पूरे क्षेत्र में किसी भी बाहरी दखलंदाजी की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आइए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। दुनिया के कुछ खास देश और संगठन हमेशा से यह चाहते रहे हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच तनाव बना रहे। क्यों? क्योंकि जब तक यह तनाव बना रहेगा तब तक भारत अपनी ऊर्जा और संसाधन इन सीमा विवादों में खर्च करता रहेगा। जब तक भारत इन आंतरिक और बाहरी समस्याओं में उलझा रहेगा
तब तक वह एक वैश्विक महाशक्ति बनने की दौड़ में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही वजह है कि जब भी भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करता है, जब भी हमारे सुरक्षा बल अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक अंतर्राष्ट्रीय आवाज उठने लगती है। कोई मानवाधिकार संगठन अचानक सक्रिय हो जाता है, कोई थिंक टैंक एक रिपोर्ट जारी कर देता है, कोई विदेशी मीडिया हाउस एक खबर परोस देता है, और यह सब मिलकर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव तैयार करते हैं जिसके जरिए भारत को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बार वे शायद ये भूल गए कि यह 1970 या 1999 का पुराना भारत नहीं है। यह वह भारत नहीं है जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच की धमकी से या बंद कमरों में होने वाली साजिशों से डराया या झुकाया जा सके। आज का भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से जुड़े फैसले खुद अपनी शर्तों पर लेता है। दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के बंद कमरों में भारत की सुरक्षा को रोकने की यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी खबर जन्म ले रही थी जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े नीति निर्माताओं को हैरान करके रख दिया। जैसे ही इस एक तरफा अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भनक दिल्ली के गलियारों तक पहुंची, बिना एक पल की भी देरी किए देश के शीर्ष नेतृत्व की एक बेहद हाई लेवल और गोपनीय आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे देश के सबसे बड़े और अनुभवी रणनीतिकार एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद थे। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विदेशी ताकतों के इस कूटनीतिक दबाव का मुकाबला करने के लिए भारत की जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति पर अंतिम मुहर लगा दी गई। भारत का रुख बेहद साफ, बेहद स्पष्ट और बेहद कड़ा था। हमारी कूटनीतिक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सीधे और कड़े शब्दों में यह संदेश दे दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी संस्था या तीसरे देश के दखल को पूरी तरह और सिरे से खारिज करता है। यह बात स्पष्ट कर दी गई कि सरहद पर तार फेंसिंग का यह काम किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोकने के लिए और सीमा पार से होने वाली हर तरह की अवैध गतिविधियों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस बैठक में ग्राउंड जीरो की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की और सीमा पर तैनात जांबाज कमांडरों को बेहद स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। वह संदेश था कि सरहद पर भारत की सुरक्षा से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य की रफ्तार एक सेकंड के लिए भी धीमी नहीं होनी चाहिए, चाहे बाहर से कितना भी बड़ा दबाव क्यों ना आए। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए जरूरी है कि हम भारत बांग्लादेश सीमा की उस जमीनी हकीकत को समझें जो इस फेंसिंग को नितांत जरूरी बना देती है। भारत और बांग्लादेश के बीच की यह सरहद कोई आम सीमा नहीं है। यह हजारों किलोमीटर लंबी एक बेहद जटिल और दुर्गम सीमा है, जहां कहीं घने जंगल हैं, कहीं खतरनाक दलदल हैं और कहीं ऐसी नदियां बहती हैं जो हर मौसम में अपना रास्ता बदल लेती हैं। इस दुर्गम भूगोल ने दशकों से अवैध गतिविधियों के लिए एक खुला मैदान तैयार कर रखा था। पिछले कई दशकों में इस खुली और कटी फटी सीमा का फायदा उठाकर लाखों की तादाद में अवैध घुसपैठिए भारतीय इलाकों में दाखिल हुए हैं। कई राज्यों में इसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक संतुलन बिगड़ने लगा है, रोजगार के अवसरों पर बोझ बढ़ा है, स्थानीय संसाधनों पर दबाव आया है। इसके अलावा सीमा पार से होने वाली हथियारों की तस्करी भारतीय सुरक्षा के लिए एक निरंतर और गंभीर खतरा बनी हुई है। नशीले पदार्थों के काले कारोबार ने हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद की है। जाली नोटों के सिंडिकेट ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। मवेशियों की तस्करी ने किसानों की आजीविका छीनी है। यह तार फेंसिंग इन सभी अवैध गतिविधियों के लिए एक ऐसा अंतिम फंदा है जो इन्हें हमेशा के लिए बंद कर देगा। यही वजह है कि जो ताकतें इस तस्करी और अवैध घुसपैठ के नेटवर्क से सीधे या परोक्ष रूप से लाभ उठाती रही हैं, वे इस फेंसिंग को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। वे मानवाधिकारों का मुखौटा लगाकर उस नेटवर्क को बचाना चाहती हैं जो भारत को अंदर से खोखला कर रहा था। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े और गंभीर सवाल पर जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। अगर भारत इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के किसी भी एक तरफा निर्देश को मानने से साफ इनकार कर देता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक यह वैश्विक संस्था भारत के खिलाफ आखिर क्या कदम उठा सकती है? क्या यह संगठन सच में हमारे देश पर कोई बड़ी पाबंदी लगा सकता है, या फिर यह सिर्फ एक कागजी डर है जो हमें डराने के लिए दिखाया जा रहा है? आइए इस पूरे कूटनीतिक कानून को बेहद सरल शब्दों में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों के मुताबिक अगर कोई देश इस संस्था के निर्देशों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ मुख्य रूप से 3 तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम होता है कूटनीतिक निंदा प्रस्ताव लाना। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जहां कुछ विरोधी देश मिलकर भारत के इस कदम की आलोचना करेंगे और दुनिया के सामने उसे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे खोखले प्रस्तावों का भारत जैसे मजबूत और आत्मनिर्भर देश पर कोई जमीनी या वास्तविक असर नहीं पड़ता। यह कागजी कार्रवाई से ज्यादा कुछ नहीं होता। दूसरा कदम होता है आर्थिक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करना। सैद्धांतिक रूप से नियमों के उल्लंघन पर किसी देश पर व्यापारिक या आर्थिक पाबंदियों की सिफारिश की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, आज का भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक बाजार, बड़े बड़े उद्योग और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इस कदर भारत पर निर्भर हो चुकी है कि कोई भी बड़ा या विकसित देश खुद का भारी आर्थिक नुकसान उठाकर भारत पर किसी भी तरह की आर्थिक पाबंदी लगाने का जोखिम सपने में भी नहीं उठाएगा। भारत के बिना आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था अधूरी है। तीसरा और सबसे बड़ा कदम होता है सुरक्षा परिषद का दखल। किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को जमीन पर उतारने के लिए मामला अंत में सुरक्षा परिषद के पास जाता है और यहीं पर विदेशी ताकतों का यह पूरा चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े एक्शन को मंजूरी देने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की आपसी सहमति बेहद जरूरी होती है और भारत के पास कूटनीतिक मोर्चे पर रूस और फ्रांस जैसे बेहद पुराने और भरोसेमंद मित्र देशों का हमेशा से साथ रहा है। अगर कोई भी भारत विरोधी देश हमारे खिलाफ सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पास कराने की कोशिश भी करे तो भारत के मित्र देश तुरंत अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को वहीं के वहीं खारिज कर देंगे। यानी साफ और सीधे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आड़ में भी भारत का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब मन में यह सवाल उठना बेहद स्वाभाविक है कि इतिहास में जब भी किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र के ऐसे एक तरफा आदेशों को मानने से इनकार किया तो उसका अंजाम क्या हुआ? क्या वाकई इस संस्था के पास इतनी ताकत है कि वह किसी संप्रभु और ताकतवर देश को अपने फैसलों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सके? इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो ऐसे कई बड़े और ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं जहां दुनिया के शक्तिशाली देशों ने इस संस्था के निर्देशों को सिरे से नकार दिया और यह संस्था चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। पहला और सबसे बड़ा उदाहरण खुद अमेरिका का है। वही अमेरिका जो आज भारत की सीमा सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। उसने साल 2003 में जब संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने से मना कर दिया तो अमेरिका ने इस संस्था के किसी भी निर्देश की रत्ती भर भी परवाह नहीं की और अपने दम पर इराक पर हमला कर दिया। उस समय यह वैश्विक संस्था मूकदर्शक बनकर बैठी रही क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वॉशिंगटन पर कोई पाबंदी लगाना उसके बस की बात नहीं है। दूसरा बड़ा उदाहरण इजराइल का है। इस छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली देश के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब तक दर्जनों निंदा प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं, लेकिन इजराइल ने हर बार इन कागजी प्रस्तावों को सिरे से खारिज करते हुए दुनिया को साफ कर दिया कि उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कागजी दस्तावेज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज तक यह संस्था इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तीसरा उदाहरण चीन का है। दक्षिण चीन सागर के विवाद में जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया तो बीजिंग ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार करते हुए उसे महज एक रद्द